गुलाम जिसने दिल्ली को साम्राज्य बना दिया। दिल्ली एक ऐसा शहर जो आज भारत की राजधानी है, लेकिन 13वीं सदी में यह शहर खुद डर के साए में जी रहा था। महल के अंदर साजिशें थीं, दरबार में विश्वासघात था और बाहर हर दिशा में दुश्मन खड़े थे। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक मर चुका था। उसकी मौत के बाद ऐसा लग रहा था कि यह सल्तनत बस कुछ सालों की मेहमान है। राजपूत फिर ताकत जुटा रहे थे, बंगाल हाथ से निकल रहा था और कई तुर्क अमीर खुद सत्ता चाहते थे। दिल्ली की गद्दी अब किसी सिंहासन से ज्यादा मौत का जाल बन चुकी थी। लेकिन इसी अराजकता के बीच एक आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। एक ऐसा आदमी जो जन्म से राजा नहीं था, वह कभी गुलाम था। उसका नाम था इल्तुतमिश। और आने वाले सालों में यही व्यक्ति दिल्ली सल्तनत को टूटने से बचाने वाला था। लेकिन यहां सबसे हैरान करने वाली बात यह है, इल्तुतमिश को शुरू में कोई गंभीरता से नहीं लेता था। तुर्क अमीर उसे अपने बराबर नहीं मानते थे। कई लोग उसे सिर्फ एक पूर्व गुलाम समझते थे। लेकिन वे एक चीज भूल रहे थे, गुलामी ने इल्तुतमिश को कमजोर नहीं बनाया था, बल्कि खतरनाक बना दिया था। क्योंकि उसने सत्ता को नीचे से ऊपर तक देखा था। उसे पता था कि दरबार कैसे चलता है, सेना कैसे नियंत्रित होती है और सबसे महत्वपूर्ण, विश्वासघात कहां से जन्म लेता है। 1211 इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर बैठा। लेकिन गद्दी पर बैठना आसान था, उसे बचाना मुश्किल। क्योंकि दिल्ली सल्तनत उस समय चारों तरफ से घिरी हुई थी। पश्चिम में तुर्क सरदार विद्रोह कर रहे थे, पूर्व में बंगाल लगभग स्वतंत्र हो चुका था, राजपूत लगातार हमला कर रहे थे, और इसी बीच एक ऐसा तूफान मध्य एशिया से उठ रहा था जिसने पूरी दुनिया को खून से भर दिया। मंगोल और उनका नेता चंगेज खान। उस समय शायद ही कोई ऐसा साम्राज्य था जो मंगोलों के सामने टिक पाया हो। शहरों को जला दिया जाता था, लाखों लोग मारे जाते थे, पूरे पूरे साम्राज्य मिटा दिए जाते थे। जब चंगेज खान की सेना भारत की सीमाओं की तरफ बढ़ी तो दिल्ली में दहशत फैल गई। क्योंकि सब जानते थे, अगर मंगोल दिल्ली पहुंच गए तो सल्तनत खत्म हो जाएगी। लेकिन यहां इल्तुतमिश ने अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक चाल चली। उसने सीधे मंगोलों से टकराने की गलती नहीं की। उस समय ख्वारिज्म साम्राज्य का शासक जलालुद्दीन मंगोलों से हारकर भारत की तरफ भाग रहा था। अगर इल्तुतमिश उसे शरण दे देता तो चंगेज खान भारत पर हमला कर सकता था। लेकिन इल्तुतमिश ने उसे समर्थन नहीं दिया। यह फैसला कठोर था, लेकिन रणनीतिक रूप से सही। और शायद इसी वजह से दिल्ली उस समय मंगोल विनाश से बच गई। यहीं से साबित हो गया, इल्तुतमिश सिर्फ योद्धा नहीं था, वह एक खतरनाक रणनीतिकार था। लेकिन सिर्फ दुश्मनों से बचना काफी नहीं था, उसे एक स्थायी साम्राज्य बनाना था। और यहीं उसने वो काम किया जिसने दिल्ली सल्तनत को बाकी भारतीय राज्यों से अलग बना दिया, एकता प्रणाली। सुनने में यह शब्द साधारण लगता है, लेकिन असल में यही दिल्ली सल्तनत की रीढ़ थी। इल्तुतमिश अपने भरोसेमंद अधिकारियों को जमीन देता था। उन्हें कहा जाता था मुक्ति। वे उस इलाके से कर वसूलते, वहां सेना रखते और जरूरत पड़ने पर सुल्तान के लिए लड़ते। इससे दो फायदे हुए। पहला, सल्तनत का खर्च कम हुआ। दूसरा, दूर दराज के इलाके भी दिल्ली से जुड़े रहे। यानी दिल्ली हजारों किलोमीटर दूर बैठे लोगों को भी नियंत्रित कर रही थी। और यही वह चीज थी जो कई भारतीय राजाओं के पास नहीं थी। उनके राज्य राजा की व्यक्तिगत ताकत पर टिके थे। लेकिन दिल्ली सल्तनत अब एक सिस्टम बन रही थी, और सिस्टम व्यक्ति से ज्यादा खतरनाक होता है। इल्तुतमिश ने सिर्फ प्रशासन नहीं बदला, उसने दिल्ली की पहचान भी बदल दी। उसने दिल्ली को स्थायी राजधानी बनाया। व्यापार बढ़ने लगा, नई मस्जिदें बनी, दरबार मजबूत हुआ, और सबसे महत्वपूर्ण, उसने अपनी सत्ता को धार्मिक वैधता दिलाई। अब्बासी खलीफा से मान्यता प्राप्त करना उस समय बहुत बड़ी बात थी। इससे दिल्ली सल्तनत को इस्लामी दुनिया में वैध शासक माना जाने लगा। लेकिन जितनी तेजी से सल्तनत मजबूत हो रही थी, उतनी ही तेजी से दरबार के अंदर अहंकार बढ़ रहा था। तुर्क अमीर खुद को सत्ता का असली मालिक समझने लगे थे, और यही लोग आगे चलकर सल्तनत के लिए सबसे बड़ा खतरा बनने वाले थे। इल्तुतमिश यह समझ चुका था, इसलिए उसने एक खास समूह बनाया, चहलगानी।
40 शक्तिशाली तुर्क अमीरों का समूह। शुरुआत में यह सुल्तान की ताकत बढ़ाने के लिए बनाया गया था, लेकिन भविष्य में यही समूह सल्तनत की राजनीति को जहरीला बना देगा। लेकिन उस समय इल्तुतमिश की सबसे बड़ी चिंता कुछ और थी, उत्तराधिकार, क्योंकि दिल्ली सल्तनत की सबसे कमजोर कड़ी यही थी। सुल्तान की मौत के बाद हमेशा सत्ता संघर्ष शुरू हो जाता था और यही संघर्ष कई बार साम्राज्य खत्म कर देता था। इल्तुतमिश ने अपने बेटों को परखा, लेकिन उसे उनमें वह क्षमता नहीं दिखी। फिर उसकी नजर गई अपनी बेटी पर, रजिया। रजिया बाकी महिलाओं जैसी नहीं थी। वह घुड़सवारी करती थी, तलवार चलाती थी, राजनीति समझती थी। इतिहासकार लिखते हैं कि इल्तुतमिश उसे अपने बेटों से ज्यादा योग्य मानता था, लेकिन समस्या यह थी, 13वीं सदी का दरबार किसी महिला शासक को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। फिर भी इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। यह फैसला उस समय के लिए विस्फोटक था। दरबार के कई अमीर नाराज हो गए, लेकिन कोई खुलकर विरोध नहीं कर पाया, क्योंकि इल्तुतमिश अब भी जीवित था। 1236 इल्तुतमिश की मौत हो गई और उसकी मौत के साथ ही दिल्ली फिर साजिशों के अंधेरे में डूब गई। चहलगानी अमीरों ने तुरंत रजिया को हटाकर उसके भाई रुकनुद्दीन को गद्दी पर बैठा दिया, लेकिन रुकनुद्दीन शासन करने नहीं, भोग विलास करने आया था। दरबार में भ्रष्टाचार बढ़ गया, जनता परेशान होने लगी और तभी दिल्ली की सड़कों पर एक महिला दिखाई दी, सिर पर लाल कपड़े, घोड़े पर सवार रजिया। उसने सीधे जनता से अपील की। उसने कहा कि सल्तनत को बचाना है तो भ्रष्ट शासकों को हटाना होगा। और फिर दिल्ली में विद्रोह भड़क उठा। रुकनुद्दीन हटा दिया गया। रजिया सुल्तान बनी। हां, सुल्ताना नहीं, सुल्तान, क्योंकि वह खुद को पुरुष शासकों के बराबर मानती थी। लेकिन उसकी असली लड़ाई अब शुरू हुई थी, क्योंकि दिल्ली के तुर्क अमीर एक महिला के सामने झुकना नहीं चाहते थे। रजिया ने पर्दा छोड़ दिया, पुरुषों जैसे कपड़े पहनकर दरबार करने लगी, खुलेआम सेना का नेतृत्व करने लगी। उस समय के लिए यह सब बेहद असामान्य था। कुछ लोगों ने उसका समर्थन किया, लेकिन कई अमीर उससे नफरत करने लगे। और फिर एक ऐसी अफवाह फैली जिसने उसकी सत्ता हिला दी। कहा गया कि रजिया का अपने एक अफ्रीकी अधिकारी याकूत से संबंध है। इतिहासकार आज भी इस दावे पर बहस करते हैं, लेकिन उस समय यह अफवाह राजनीतिक हथियार बन गई। तुर्क अमीर भड़क उठे, विद्रोह शुरू हो गया। रजिया ने लड़ाई लड़ी, लेकिन अंत में हार गई। 1240 में उसकी हत्या कर दी गई। दिल्ली सल्तनत की पहली और आखिरी महिला शासक खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसकी मौत ने एक खतरनाक सच उजागर कर दिया। दिल्ली सल्तनत बाहर से जितनी मजबूत दिखती थी, अंदर से उतनी ही अस्थिर थी। और आने वाले सालों में यही अस्थिरता दिल्ली को एक ऐसे दौर में धकेलने वाली थी जहां डर, हत्या और आतंक सल्तनत की नई पहचान बनेंगे। क्योंकि अब दिल्ली की गद्दी पर आने वाला था एक ऐसा शासक जो मानता था कि साम्राज्य प्यार से नहीं, डर से चलते हैं। उसका नाम था बलबन। और अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे बलबन ने दिल्ली को लोहे की सल्तनत में बदल दिया, कैसे मंगोलों ने भारत को लगभग तबाह कर दिया होता, और कैसे एक क्रूर लेकिन प्रतिभाशाली शासक अलाउद्दीन खिलजी पूरे भारत को अपने कदमों में झुकाने वाला था। नस्म